हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जियोटेक इंजीनियरिंग 1 का यूनिट 4, जिसके हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड लेटरली कन्फाइंड सॉइल, जिसमें हम देखेंगे कन्फाइंड सॉइल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इनिशियल प्राइमरी सेकेंडरी कंसोलिडेशन, टरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। इन टॉपिक के साथ ही जो हमारा ये यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सॉइल है वो लेटरली कन्फाइंड कैसे हो रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि सॉइल में जो वॉइड्स प्रेजेंट है उसमें वाटर है तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, इतना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं कि वॉइड्स में प्रेजेंट वाटर ईजिली रिमूव हो जाए, तो हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड सॉइल है। अब लेटरली कन्फाइंड मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाटर का प्रेशर। ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कंसोलिडेटेड ऑफ लेटरली कन्फाइंड सॉइल, इसमें क्या है, अगर यदि हम एक रीमोल्डेड सॉइल लेते हैं, मतलब कि उसको हम बहुत अच्छे से मोल्ड कर लिए हैं, जो कि लेटरली कन्फाइंड हो रहा है कंसोलिडोमीटर में, द कंप्रेशर और कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल सैंपल टेक्स प्लेस अंडर अ वर्टिकल प्रेशर। उसमें हम एक वर्टिकल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं टॉप में, और जो सॉइल है उसके टॉप में पोरस स्टोन है जो बहुत ही अच्छा ड्रेनेज प्रोवाइड करता है वाटर और एयर के लिए। At the equilibrium stage, the applied pressure naturally becomes the effective pressure sigma dash on the soil। जैसे ही कंसोलिडेटेड लेटरली कन्फाइंड सॉइल इक्विलिब्रियम के स्टेज में पहुंचता है तो उसमें जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है नेचुरली वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द सॉइल। इफेक्टिव प्रेशर हम सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेशर कैन देन be increased and a new equilibrium voids ratio is attained। जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है एक न्यू इक्विलिब्रियम वॉइड रेशियो की स्टेज को रीच करेगा। दस अ रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन बिटवीन द इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश एंड द इक्विलिब्रियम वॉइड रेशियो। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं तो एक नया रिलेशन मिलेगा जो कि होगा इफेक्टिव प्रेशर और वॉइड रेशियो के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। इफ एनी इंटरमीडिएट स्टेज एट बी, कोई इंटरमीडिएट स्टेज है जो कि बी है, उसमें सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द प्रेशर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। हमने प्रेशर कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द सैंपल एक्सपांड, अगर हम सडन प्रेशर अप्लाई करके प्रेशर रिमूव करेंगे तो वो एक्सपांड होगा एज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सपांशन कर्व बी सी। देखिए इसमें कर्व दिया गया है बी और ये सी। ठीक है, हमने लोड अप्लाई किया, लोड रिमूव किया, तो ये क्या हो गया, बी से सी तक एक्सपांड हो गया। ड्यूरिंग एक्सपांशन द सैंपल नेवर अटेन्स द ओरिजिनल वॉइड रेशियो। अब जो उसकी पहले जो वॉइड रेशियो थी उसको वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता वहाँ तक। इफ़ द सॉइल इज अगेन पुट अंडर कंप्रेशन, हम सॉइल में अगेन लोड अप्लाई करते हैं, अ रिकम्प्रेशन कर्व सच एज सी डी इज ऑब्टेन्ड। हमने फिर से लोड अप्लाई किया तो ये क्या होगा, फिर से डी के स्टेज में पहुंच जाएगा। ऑन फर्दर प्रेशर इंक्रीमेंट्स द कर्व डी ई इज ऑब्टेन। हमने फर्दर क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, ये कर्व शो होगा डी ई का। सच अ कर्व इज कॉल्ड वर्जिना कंप्रेशन कर्व। द कर्व डी ई इज ऑल्सो द वर्जीनिया कर्व। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहले हमने लोड अप्लाई किया किसी पॉइंट बी पे, तो लोड हम अप्लाई किया, फिर हमने लोड रिमूव कर दिया तो ये बी सी तक पहुंचा। अगेन हमने लोड को इंक्रीज़ किया तो डी तक पहुंचा, फिर हमने अगेन लोड को इंक्रीज़ किया तो ये डी
ई तक पहुंच गया। ये रिलेशन है वॉइड रेशियो और इफेक्टिव प्रेशर के बीच में। इफेक्टिव प्रेशर को हम सिग्मा डैश से शो करते हैं। और ये जो कर्व है ए टू ई, इसे हम बोलते हैं वर्जिन कंप्रेशन कर्व। चलिए आगे देखते हैं। If the pressure void ratio curve is plotted on a semi-logarithm plot with sigma dash as abscissa on logarithmic scale and void ratio as ordinate on an arithmetic scale, the Worsen compression curve become a straight line as shown in figure. अब जैसे कि हमने अगर हम इस ग्राफ को लॉग स्केल के थ्रू शो करें, जिसमें हम मानते हैं कि डायग्राम देखते हैं। ये इसका डायग्राम है, सेमी लॉग कर्व है ये, जिसके वाई ऑर्डिनेट जो है वो वॉइड रेशियो है और जो स्ट्रेस है वो एब्सिसा। एब्सिसा को एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको जो कर्व मिला है बी सी का, वो स्ट्रेट लाइन मिला है, और जो वर्जन कंप्रेशन कर्व मिला है वो भी स्ट्रेट लाइन मिला है। यही डिफरेंस है। The straight line portion of the Verzina compression curve can be expressed by the following empirical relationship given by Terzaghi. तो ये जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन का जो हमको कंप्रेशन कर्व मिला है, इसको हम एक एम्पेरिकल फॉर्मूले के थ्रू शो कर सकते हैं, जिसमें रिलेशनशिप शो होगा वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, और इस रिलेशन को टेरजागी ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस सी, बेस में सी लॉग 10 सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश। अब यहाँ पे जो ई नॉट है वो इनिशियल वॉइड रेशियो है करस्पॉन्डिंग टू दी प्रेशर सिग्मा नॉट। जब हम सिग्मा नॉट प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉइड रेशियो ई नॉट। वॉइड रेशियो एट इंक्रीज्ड सिग्मा डैश, जब हम सिग्मा डैश प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमको ई वॉइड रेशियो मिलेगा। सी सी जो है वो कंप्रेशन इंडेक्स है, जो कि डायमेंशन लेस होता है। हमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। The compression index represent the slope of linear portion of the pressure void ratio curve. जो compression index है वो slope के linear portion को show करता है and remains constant with a fairly large range of pressure. और ये remain constant हो जाता है जब हम लोड को continuously increase करते जाते हैं। तब हमको कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला मिलेगा सी सी इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस सी अपॉन लॉग 10 सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल लॉग 10 ई डैश। तो ये फॉर्मूला हमको डायरेक्टली लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं। ये कर्व हम देख चुके हैं, सेम है, चेंज सिर्फ है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये सेमी लॉग कर्व है। और ये जो लीनियर पोर्शन शो करता है कंप्रेशन इंडेक्स, ये भी ग्राफ में शो किया गया है, बाकी सेम है पिछले कर्व जैसा। चलिए आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन कर्व इज ऑल्सो फेयरली स्ट्रेट लाइन ऑन द सेमी लॉग प्लॉट एंड is expressed by E naught is equals to E plus CS log 10 sigma dash upon sigma naught dash। यहाँ पे जो CS है वो एक्सपांशन और स्वेलिंग इंडेक्स को शो करता है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स फॉर अ रीमोल्डेड सैंपल। अगर हम कंप्रेशन इंडेक्स डिटरमाइन करें रीमोल्डेड सैंपल के लिए तो होगा सी सी इज इक्वल्स टू 0.007 WL माइनस 10 और सी सी इज इक्वल्स टू 0.009 WL माइनस 10। प्री कंप्रेस्ड सॉइल्स के लिए लेंगे तो सी सी इज इक्वल्स टू 0.3 ई नॉट माइनस
0.27। ई नॉट जो है वो इन सिटू वॉइड रेशियो है, जो कि सिग्मा नॉट डैश पे जो हमको वॉइड रेशियो मिलेगा वो है ई नॉट। चलिए आगे देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसे हम ए वी से शो करते हैं, जो कि होता है माइनस डेल ई अपॉन डेल सिग्मा डैश। अब डेल ई को हम ई नॉट माइनस ई और डेल सिग्मा को सिग्मा डैश माइनस सिग्मा नॉट डैश से शो कर सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन वॉइड रेशियो पर यूनिट इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, मतलब कि कोई सॉइल सैंपल है उसमें प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो वो कंप्रेस होता जा रहा है, जिसे हम ए वी से शो करते हैं, जो कि शो करता है रेशियो किसका किसका, कि वॉइड रेशियो डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। For a given difference in pressure, the value of coefficient of compressibility decreases as the pressure increases. Obviously, अगर जो प्रेशर की वैल्यू वो इंक्रीज होती जाएगी या कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होता जाएगा तो डिक्रीज एज द प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, जिसे हम एम वी से शो करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज और द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम ड्यू टू अ गिवन यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब कि सॉइल का जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो चेंज होता जाएगा अगर हम उसमें प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये ए वी का फॉर्मूला था, तो एम वी क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। इसे हम माइनस से शो करेंगे क्योंकि वॉइड रेशियो डिक्रीज हो रहा है। इसे हम 1 अपॉन सिग्मा डैश से भी शो कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग डेल ई अपॉन डेल सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू ए वी, तो एम वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। हमको सिर्फ फॉर्मूला शो कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई है ये। चलिए आगे देखते हैं। When the soil laterally confined, the change in the volume is proportional to change in the thickness. mv को हम एक और फॉर्मूले में शो कर सकते हैं कि इसमें अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसके थिकनेस में कितना चेंज हो रहा है। एंड द इनिशियल वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल थिकनेस। इनिशियल वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल थिकनेस। तो एम वी इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन एच नॉट इंटू 1 अपॉन डेल सिग्मा डैश। ये फॉर्मूला लिखना है हमको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो डेल एच है वो थिकनेस है। दस द चेंज इन द थिकनेस, चेंज इन थिकनेस को हम डेल एच से शो कर रहे हैं ड्यू टू प्रेशर इंक्रीमेंट इज गिवन बाय, तो डेल एच इज इक्वल्स टू एम माइनस एम वी एच नॉट डेल सिग्मा डैश। अभी हमने एम वी इज इक्वल्स टू लिखा था डेल एच अपॉन एच नॉट अपॉन डेल सिग्मा डैश, तो वही हमने सिर्फ डेल एच को इधर ट्रांसफर कर दिया है बस। चलिए आगे देखते हैं। इनिशियल कंसोलिडेशन क्या होता है, तो इनिशियल मतलब कोई सॉइल है उसमें शुरुआत के टाइम पे जो कंसोलिडेशन है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो अ स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम अकर्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। बहुत ही स्मॉल डिक्रीमेंट हो रहा है वॉल्यूम में ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल में कंप्रेशन हो रहा है। द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल just after the application of load is known as initial consolidation और initial compression। जो solid particle जो है वो कंप्रेस हो रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। कब चेंज आ रहा है, जब हम उसमें लोड अप्लाई कर रहे हैं। फॉर सैचुरेटेड सॉइल्स द इनिशियल कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। इनिशियल कंसोलिडेशन जो होगा वो सिर्फ होगा कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के कारण।
इनिशियल कंसोलिडेशन मतलब कि हमको समझना है कि जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल है वो कंप्रेस हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्रेशन प्राइमरी time effect. The reduction in volume of soil mass caused by the application of sustained load on the mass, principally due to the squeezing out of water from the void in the mass. अगर किसी soil sample में प्रेशर लग रहा है तो जो उसके voids में वाटर प्रेजेंट है वो सिकुड़ते जाएंगे और वाटर वहाँ से रिमूव होता जाएगा, accompanied by a transfer of load from the soil water to the solids. क्या होगा, सॉइल के सॉलिड पार्ट में जो वाटर प्रेजेंट है वो रिमूव होता जाएगा और उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस आएगा उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन। चलिए आगे देखते हैं। Secondary consolidation is compression that occurs in a soil after the completion of primary consolidation. Primary consolidation के बाद अगर और consolidation हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं secondary consolidation. Initial consolidation होता है solid particle में compression के कारण, प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है सॉलिड पार्टिकल से वाटर रिमूव हो रहा है, और सेकेंडरी आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन। चलिए आगे देखते हैं। टेरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। जो टेरजागी थ्योरी है उसमें हम देखेंगे कि वन डायमेंशन में कंसोलिडेशन का जो थ्योरम है वो हम देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय टेरजागी 1923। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन प्रोसेस का वो टेरजागी ने डेवलप किया था 1923 में। इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसेस, अब ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उसके बाद इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आया। द फॉलोइंग सिंप्लीफाइंग assumption आर, फर्स्ट है द सॉइल इज़ होमोजीनियस एंड फुल्ली सैचुरेटेड। इसमें जो सॉइल कंसीडर किया जाएगा वो होमोजीनियस या फुल्ली सैचुरेटेड है। सेकेंड, सॉइल पार्टिकल एंड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल। सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है और जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो इनकम्प्रेसिबल है। थर्ड, द डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज ड्यू इंटायरली टू चेंज इन वॉल्यूम। अगर सॉइल में डिफॉर्मेशन आ रहा है तो सॉइल के वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। फोर्थ, डार्सीज लॉ फॉर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सो इज परफेक्टली वैलिड। जो डार्सीज लॉ है वो इसमें वैलिड होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। कोफिशिएंट ऑफ जो परमेबिलिटी है जिसे हम के से शो करते हैं वो कांस्टेंट होगा। लोड इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन ओनली, क्योंकि ये वन डायमेंशनल हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली लोड को हम वन डायरेक्शन में ही अप्लाई करेंगे। डिफॉर्मेशन अकर ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। अब जो डिफॉर्मेशन होगा वो ओनली जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में होगा। एक्सेस पोर वाटर ड्रेन्स आउट ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में ही लोड अप्लाई होगा तो जो पोर वाटर है वो भी ड्रेन आउट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में ही। 8, द बाउंड्री इज अ फ्री सरफेस ऑफरिंग नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल सैंपल का जो बाउंड्री है वो फ्री सरफेस होगा जहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा और वाटर जो है वो ईजिली फ्लो होगा बाउंड्री पोर्शन में। नेक्स्ट पॉइंट, the change in thickness of the layer during consolidation is insignificant x. The time lag in consolidation is due entirely to the permeability of soil and thus the secondary consolidation is disregarded. प्रेशर अप्लाई हो रहा है, कंसोलिडेटेड सॉइल है तो उसके जो थिकनेस में मतलब सॉइल की जो लेयर में कंसोलिडेशन के दौरान जो चेंजेस होगा, ठीक है, कुछ टाइम टी पर, तो जो सॉइल है इसमें जो सॉइल है उसमें जो कंसोलिडेशन होगा वो होगा जो सॉइल परमिएबल है, मतलब परमेबिलिटी के कारण ही उसमें कंसोलिडेशन होगा। मतलब कि इसमें इनिशियल और प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा। सेकेंडरी कंसोलिडेशन
इसमें नहीं होगा। ठीक है, 9th पॉइंट फिर से देखते हैं कि जो थिकनेस ऑफ लेयर है सॉइल की, ठीक है, उसमें चेंज होगा कुछ टाइम टी पर, तो वो किसके कारण होगा? परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के कारण, एंड दस द सेकेंडरी कंसोलिडेशन इसमें डिसरिगार्डेड होगा। अब जो आगे के यूनिट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसका डेरिवेशन पार्ट बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।